विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा देने वाले समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। आज हम एक दूसरा गैस पेपर है जिसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच प्रेजेंट हुआ हूँ। देखिए, आप लोगों को अपना जो नामांक है वो अनिवार्य रूप से लिखना है। इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक बहुत जरूरी है, तो ये काम जो है अनिवार्य रूप से करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे मानव भूगोल पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन में से किसका है? तो ये है एलन सी सैम्पल। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। जैसे भारत जो है, अगर वर्तमान परिवेश के अनुसार देखा जाए तो भारत लगभग 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? भूआकृति भी है, जल की उपलब्धता भी है, जलवायु भी है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है? वो है चावल। देखिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन कहलाता है विनिर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है? अध्यापक, वकील, डॉक्टर या किसान? तो देखिए, किसान जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किन अंतिम स्टेशनों को जोड़ता है? तो व्लादिवोस्तोक से लेनिनग्राड को इसको जोड़ता है। प्राचीन समय में रेशम मार्ग जोड़ता था रोम व चीन को। इसके बाद में देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी करोड़ थी? 331 करोड़। निम्नलिखित में से राज्यों में एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश का है। अरेबिका, रोबस्ता और लोबेस्ता ये किसकी किस्में हैं? तो ये कॉफी की किस्में हैं। जलवायु में चावल की, गेहूं की है, चाय की, उत्तर देना कॉफी की किस्में हैं। नीरू नामक जल संवर्धन विकास परियोजना निम्न से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। कोंकण रेलवे जिन राज्यों से गुजरता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, MGK, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। भारत के आयात संग्रह में सर्वाधिक योगदान रहता है ईंधन और पेट्रोलियम का सर्वाधिक रहता है। उसके बाद में जो है जो रत्न है, आभूषण है, उसमें रहता है। एशिया की विशालतम बस्ती धारावी बस्ती है, वो मुंबई में है और इसमें फिल्म ऑफ मिलेनियम जो फिल्म है उसकी बनी हुई है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह प्राचीन व्यवसाय रहा है। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। इंटरनेट से वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति आ गई है। पूरा विश्व एक तरीके से एक सूत्र में बन गया है और आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप जो था वो विनिमय व्यवस्था था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में और राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी। तो ये खाली प्रश्नों में भरने के लिए खाली हिस्सा में आ सकता है। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल और रोटी है। महासागरीय धाराएं ऊर्जा का प्रमुख भंडार ग्रह हैं। अब देखिए, और जो प्रश्न हैं इसमें से जैसे लघुत्रात्मक प्रश्न है, मानव भूगोल की आनुपातिक धारा किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया? तो मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? मानव विकास के कौन कौन से उपागम हैं? देखिए, इसमें आय उपागम है, आधारभूत उपागम है, कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है और जरूरतों में उपागम है। इस तरीके से यंत्रीकरण से आप क्या समझते हैं? फुटकर व्यापार क्या होता है? पश्च जल किसे कहते हैं? भारत में कौन सी किस्म का कोयला प्रमुख रूप से मिलता है? बिटुमिनस प्रकार का। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटी 4 प्रकार होते हैं, उनमें से बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। लघुत्रात्मक प्रश्नों में पर्यावरणीय निश्चय विचारधारा क्या है? प्रवास से क्या आशय है? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद में देखिए, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक की दो विशेषताएं लिखिए। जाल तंत्र, लोड एवं योजक में अंतर कीजिए।
आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार का आधार है। क्यों? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक इनमें क्या अंतर है? जिनको 183 दिन से अधिक 6 महीने से अधिक का रोजगार मिलता है तो वो मुख्य श्रमिक हैं। 183 से कम यदि दिन तक रोजगार मिलता है तो वो सीमांत श्रमिक हैं, और इससे भी यदि कम रोजगार जो पूर्ति ना हो पाए तो वो अश्रमिक में आता है। भारतीय ग्रामीण वस्तुओं के प्रकार संक्षेप में लिखिए। कोंकण रेलवे के बारे में आप क्या जानते हैं? पारादीप पत्थर कहाँ स्थित है? इसका विकास क्यों किया गया? वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है इसमें वर्षा जल संग्रहण से होने वाले लाभ बताइए। चतुर्थ क्रियाकलापों का संक्षेप में विवरण व महत्व बताइए। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और निबंधात्मक प्रश्नों में बच्चों उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए या आकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। इनमें से जो है क्वेश्चन आने की संभावना है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है या परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? दोनों में से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इन 4 प्रकारों का वर्णन करें। भारत के मानचित्र में हवाई पत्तन जैसे जयपुर है, अमृतसर है, गुवाहाटी है, कर्नाटक है, ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित प्रमुख समुद्री पत्तन है जैसे योकोहामा है, वैंकूवर है, न्यूयॉर्क है, मुंबई है। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे जो प्रश्न है, पहला पेपर जो गैस पेपर है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी, उसको भी मैंने आप लोगों को सॉर्ट आउट करवाया था। तो उसके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, मानचित्र है भारत का, विश्व का, वो मैंने भरवाया था। तो एक बार उसका भी रिवीजन कर लें। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आप लोगों को प्रश्नों से रूबरू करा देता हूँ, आंसर लिखे हुए हैं। आप यदि किसी प्रकार की अगर मदद चाहिए और आप लोगों को मेरे पर्टिकुलर नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर जिसमें मैं आप लोगों को भेज सकता हूँ, कोई भी बच्चा मेरे से मांग सकता है 7891800123। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7891800123। इस नंबर पर आप मुझसे जो है बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रश्न जो आने की संभावना है, मानचित्र ज्ञान है, पूरा हल सहित आप लोगों के लिए भेज पाऊंगा। यदि आप मेरे से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप भी बता देना, मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ और मुझे जो है आप पीडीएफ भेज दें तो मैं भेज दूँ आप लोगों के लिए। एक बार पुनः नंबर 7891800123 ये मेरा नंबर है। और अब हम लोग थोड़ा सा उन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिटेल्स में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रश्न कौन कौन से हैं, 60-65 प्रश्न हैं जिन पर हम बात करेंगे। आइए चलते हैं आगे। देखिए विद्यार्थियों, कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका आंसर आप लोग जो है अगर चाहिए आप लोगों को आंसर सही तो आप मेरी पीडीएफ मंगवा सकते हैं। 7891800123 नंबर है मेरा, इस नंबर पर आप लोग मंगवा सकते हैं। अभ्यास करें, अभी लगभग पूरी नाइट आप लोगों के लिए पड़ी हुई है। आप लोग पूरी नाइट तो नहीं पढ़े क्योंकि लगभग 11-11:30 बजे तक अपनी पढ़ाई बंद कर दें और प्रॉपरली नींद लेके जाएं। 6 घंटे 6.5 घंटे आप लोग सो करके जाएं जिससे माइंड रिलैक्स मूड में रहे और आप अच्छे से लिख पाए। आपके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घबराए नहीं, पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं, माइंड रिफ्रेश करके जाएं अच्छे से। जैसे आप मान के लिए 10:30 बजे सो गए तो सुबह जो है 4:30-5 बजे आप लोग नींद छोड़ दें। 2 घंटे आप लोग सुबह तक पढ़ें और उसके बाद में जो है पेपर देने जाएं। और यदि आपका सेंटर यदि दूर है तो आप लोग थोड़ा सा 1 घंटे आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने समय में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उत्तरों के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर उत्तर चाहिए आप लोगों को तो आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं मेरे से। मैं प्रश्नों के बारे में बात बता रहा हूँ। मानव भूगोल की विचारधाराओं को संक्षेप में बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं हैं, पर्यावरणीय विषयवाद, संभववाद और नव विषयवाद। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं, ये प्रश्न है। इसके बाद में जनांत्रिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें जनांत्रिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है जनांत्रिकी संक्रमण सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। किसी भी तरीके से जो है आप लोगों के लिए पेपर पूछा जा सकता है। प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। द्वितीय अवस्था
प्रजननशीलता जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन समय के साथ उसमें धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है और तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दोनों में तीव्र गिरावट आ जाती है। तो ये है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये इन कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक है ना, और भी कई कारक हैं। एक प्रश्न है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरणशील कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? या कर्तन एवं गहन कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे जो भील लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी स्थान विशेष को पर्टिकुलर जला दिया, वहाँ पे जो है खेती कर ली, 2-3 साल बाद वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह जो है जला करते हैं और इस तरीके से खेती करते हैं। तो वो कर्तन गहन जो कृषि है इस तरीके से होती है। स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पाद आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आधारभूत एवं गैर आधारभूत उद्योगों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये वाला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आधारभूत और गैर आधारभूत उद्योग, इसके बारे में बाद में देखिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाह्य स्रोतन और ऑफशोरिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, दक्षता को सुधारने और प्रति इकाई लागत को घटाने, दक्षता जो होती है स्किल एफिशिएंसी को सुधारने और प्रति इकाई लागत को घटाने के उद्देश्य से जब देश से बाहर किसी अभिकरण अथवा कंपनी को किसी कार्य को सफल कराने का ठेका दिया जाता है तो यह कार्य बाह्य स्रोतन कहलाता है। और जब बाह्य स्रोतन में कार्य को सागर पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इस कार्य को ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन तथा ऑफशोरिंग अवतरण दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए, पर्यटन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन की प्रमुख विशेषताओं और पर्यटन के आकर्षण और इससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पर्यटन के लाभ बताते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 में पूछा गया है। इसके अलावा देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें हम बात करेंगे परिवहन की विधाओं का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। परिवहन की विधाएं जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, इनके बारे में जो है डिटेल्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? प्रमुख 5 रेल मार्गों का नाम लिखिए। तो जैसे पार साइबेरियन रेल मार्ग है, पार कैनेडियन रेल मार्ग है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, समूह और प्रशांत रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। सुएज नहर की कुछ 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सुएज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट सईद सुएज के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। और इस नहर की प्रमुख विशेषताएं, यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है और यह नहर लगभग 160 किलोमीटर लंबी और 11 से 15 मीटर गहरी है। यह जल बंदरों से समुद्री सतह के बराबर नहर है। इस नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयान आवागमन करते हैं। अब देखिए, पनामा नहर की कुछ 4 विशेषता बताइए। तो यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है, 6 जलबंधन तंत्र है, इस नहर की सतह ऊपर खावड़ है और दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इस नहर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 16वां प्रश्न है, देखिए, पार कैनेडियन रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का निर्माण सन 1886 में हुआ। यह रेल कनाडा के पूर्व में हेलीफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा और विनिपेग कैलगरी से होता हुआ पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है और इस रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 7050 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, साइबर स्पेस इंटरनेट के लाभों की विवेचना कीजिए। साइबर स्पेस इंटरनेट ने पूरे विश्व को जो है एक जाल के रूप में, एक जो है एकता के सूत्र में जो है बांध रखा है और इसमें जो है बहुत बड़ा संपूर्ण विश्व की सूचनाओं का संकलन स्थल है। इसे सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह आधुनिक संचार की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से
एक ही स्थान पर बैठे हुए होने पर भी विश्व की सभी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यह वित्त और शिक्षा के कार्यों को संपन्न कराने के लिए बहुत ही त्वरित साधन है। अगला है मुक्त व्यापार क्या है, संक्षेप में बताइए। तो देखिए व्यापार उदारीकरण से क्या मिल रहा है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। मुक्त व्यापार क्या है, इसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, या व्यापार उदारीकरण के प्रभावों को संक्षेप में बताइए। मुक्त व्यापार के नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो मुक्त देखिए मुक्त व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने की प्रक्रिया को मुक्त व्यापार या उदारीकरण कहते हैं। यह कार्य सीमा से जैसे व्यापारिक अवरोधों को हटाकर या समाप्त करके किया जा सकता है। व्यापार उदारीकरण सर्व स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति देता है ताकि घरेलू उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त हो सके। अब देखिए आगे अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्देशीय पतन में सागरीय तट से दूर अवस्थित होते हैं, लेकिन सागर से पतनों का संबंध एक नदी या एक नहर द्वारा जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर पतन सागर से एक नहर द्वारा और मैनचेस्टर पतन मिसिसिपी नदी द्वारा और कोलकाता पतन धूली नदी द्वारा सागर से जुड़े हुए हैं। बाह्य पतन ये गहरे सागरीय जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर स्थापित होते हैं। तो यह पतन ऐसे बड़े आकार के जलयानों के आगमन के लिए उपयुक्त होते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 3 कारण बताइए। तो देखिए क्या है कि जन्म दर का उच्च रहना, मृत्यु दर का कम होना, इस समयावधि में आप्रवास का अधिक होना और चिकित्सा का स्तर ऊंचा होना और अर्थव्यवस्था का विकास होना, ये प्रमुख रूप से 1951 से लेकर 1981 में 30 साल के दौरान जो 10 की वृद्धि दर मिली वो भारत की युवा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। सन 2014 में देखिए आरंभ की गई भारत सरकार की युवा नीति का मुख्य उद्देश्य युवा तथा कठोर जनसंख्या का समग्र विकास करना था। साथ ही निर्णय लेने में युवाओं की भागीदारी प्रभावी हो और एक सुयोग्य नेतृत्व की उत्तरदायित्व की जो भावना है उसको सशक्त बनाना इस काम में। इस के अतिरिक्त इस नीति में महिलाओं को, लड़कियों को सशक्त बनाना, सशक्तिकरण विशेष पर बल दिया गया ताकि पुरुषों और महिलाओं की कितनी समानता स्थापित किया जाए। देखिए कल 8 मार्च भी है, कल आपका पेपर है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सशक्तिकरण की बात होती है, इस वजह से मेरे दिमाग में आया कि महिलाओं के सशक्तिकरण करूंगी। इसमें जो है 2014 में जो सरकार की युवा नीति का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें जो है महिला सशक्तिकरण पर जो मुख्य ध्यान दिया गया। कौशल विकास उद्यमिता नीति का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार द्वारा 2015 में बनाई गई कौशल विकास उद्यमिता नीति का मुख्य उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वरूप और रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना और विभिन्न कौशलों के भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। क्योंकि देखिए स्किल डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है, आज विद्यालयों में सरकार द्वारा व्यावसायिक लैब की स्थापना की गई है। व्यावसायिक लैब स्थापित है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, होम फर्निशिंग है, इसके अलावा कई प्रकार की अन्य जो है टेक्निकल जो लैब्स हैं वो स्थापित की गई हैं। बच्चों को स्किल डेवलप्ड कोर्सेज जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चों का विकास हो सके। तो ये कौशल विकास उद्यमिता नीति कहीं ना कहीं 2015 में भारत सरकार द्वारा जो स्थापित की गई है वो उसी से रिलेटेड है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और असंगठित, इसमें मैंने आपको बहुत अच्छी बता दिया। आर्थिक दृष्टि से भारत सरकार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को कितनी वर्गों में बांटा गया है। तो मुख्य श्रमिक 183 या 6 महीने से ज्यादा का रोजगार मिलता है। सीमांत श्रमिक में 183 या 6 महीने से कम का रोजगार मिलता है और इसमें जो है रोजगार का जो है एक तरीके से अभाव रहता है। तो ये चीजों की चीजें जो है आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए मुख्य श्रमिक गवर्नमेंट की लागत जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन आपकी दृष्टि लाभकारी कार्य लगा रहता है। इसमें सीमांत में 183 दिनों से कम और श्रमिक गवर्नमेंट की उधारी वर्ष भर आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है। अपने भरण पोषण के लिए इसको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे आवश्यक जनसंख्या भी कहा जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का संक्षेप में सन 1901 से 1921 के 20 वर्षों में जो है भारत की जनसंख्या में केवल 1.27 करोड़
व्यक्तियों की वृद्धि हुई और उक्त अवधि को भारत में स्थिर जनसंख्या का काल जो माना जाता है। सन 1921 से 51 के 30 वर्षों में भारत की जनसंख्या 25.13 करोड़ से बढ़कर 36.10 करोड़ हो गई। 1951 से 1981 में 68.33 करोड़ हो गई और 1981 से 2011 तक जनसंख्या 68.33 करोड़ से 121 करोड़ हो गई और आज अगर देखा जाए तो 140 करोड़ को भी पार कर गई है। तो निश्चित रूप से जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन डिवाइडेड, जनसंख्या का विस्फोट जिस गति से हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो हमारे पूरे संसार के लिए, भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इससे जो मानवीय संसाधन है उनको तो नुकसान है ही, साथ ही साथ में जो सतत पोषणीयता है उसको भी बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे निबंधात्मक जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए। और अगला जो प्रश्न है, भारत की ग्रामीण बस्तियों के कहीं दो प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां। भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जाता है, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त बस्तियां। तो इनको चारों आपने याद रखें, उन साल में पूछा जा सकता है। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है, विवेचना कीजिए। वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि है जो एक कृषि वर्ष या उससे अधिक कम समय तक कृषि विहीन रहती है और वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। एक साल तक बंजर छोड़ दिया जाता है, उसको उसके हाथ से छोड़ दिया जाता है। भूमि की गुणवत्ता कायम रखने के लिए भूमि को परती रखना आवश्यक होता है। पुरातन प्रतिभूमि ऐसी कृषि योग्य भूमि जो एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि विहीन रहती है, तो उसे पुरातन प्रतिभूमि बोला जाता है। मानसून की अनियमितता भारतीय कृषि को बहुत अधिक प्रभावित करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भारत में अकाल और सूखा पड़ने का जो मुख्य कारण है वो है वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अपर्याप्तता। अनिश्चितता, अनियमितता और अपर्याप्तता। वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता और अपर्याप्तता के कारण भारत में सूखा और अकाल जैसी समस्याएं आती हैं। तो मानसून की अनियमितता जो है ये भी भारतीय कृषि को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और वैसे भी भारतीय जो मानसून है, मानसून को जो है अर्थव्यवस्था, भारतीय मुख्य जो अर्थव्यवस्था माना गया है। वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो अनियमित मानसून है, निम्न उत्पादकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। भूमि सुधारों की कमी है, छोटे खेत और विखंडित जोत है, असंख्य क्षेत्रों बड़े पैमाने पर अनरोजगारी है, वाणिज्यिकरण का अभाव है, कृषि योग्य भूमि का निजीकरण है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता है और ऋण ग्रस्तता भी है। शुष्क कृषि, भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि की विवेचना कीजिए। तो देखिए, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, इसके बारे में हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए 33वां, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति की सफलता के लिए किए गए प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, हरित क्रांति से अर्थ है हरित क्रांति शुद्ध, इसका संबंध आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि उत्पादन, विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने से है। इस क्रांति का प्रमुख आधार उच्च उत्पादकता वाली बीजों की किस्मों का अधिकाधिक प्रयोग करना था, क्योंकि 1966-67 में जो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था, तो उसमें हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट, उच्च किस्म के जो गुणवत्ता वाले उत्पाद थे उनको जो है बीज के रूप में इस्तेमाल किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उत्पन्न की गई। इसके बाद में देखिए, इसमें गहन कृषि जना कार्यक्रम है, LADP, जिसे लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में LADP, फुलफॉर्म में पूछ जाती है कभी कभी। कीटनाशक रासायनिक के प्रयोग में वृद्धि हुई, भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में तेजी से होने वाली वृद्धि, तो हरित क्रांति को फल मिला और आधुनिक उत्पादन और यंत्रों को भी बढ़ावा मिला। भारत में चाय और कॉफी की कृषि का विवरण देते हुए उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो या तो चाय या कॉफी, दोनों में से जो है एक आने की संभावना है। भारत में चाय की कृषि सन 1840 में असम राज्य की जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उन्हीं सबसे पहले प्रारंभ की गई और वर्तमान में ब्रह्मपुत्र घाटी का उत्पादन की कृषि भारत में संपन्न है। अगला है भारत में कॉफी, तो कॉफी भी जो है आ सकती है। इसके अलावा देखिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
भारत में जल संसाधनों की प्रबंधन की संक्षिप्त विवेचना के लिए ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग पढ़ते जाएं थोड़ा सा। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, संक्षेप में बताइए। तो जल संरक्षण वर्तमान समय की नितांत आवश्यकता है। जो टांगा है और जो है जोहड़ बना लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ, तो आज भी ये पद्धतियां हैं। वर्षा में पानी को सुरक्षित रखने के लिए काम किए जा रहे हैं, पानी जो वेस्टेज बह रहा है उसको बचाया जा रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगला है सतत पोषणी विकास में जल संपदा प्रबंधन की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सतत पोषणी विकास में जल संपदा प्रबंधन की भूमिका। सतत पोषणी विकास की संकल्पना के आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दर प्राकृतिक संसाधनों के नवीनीकरण की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि जल संभर प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना है। स्पष्ट है कि जल संबंध विकास तथा सतत पोषणी विकास में घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण की प्रचलित विधियां बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण से आता है, वर्षा जल संग्रहण की ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपयोग के लिए वर्षा के जल को रोका जाए, एकत्रित किया जाता है, और यह एक ऐसी कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। जैसे राजस्थान की यदि हम बात करें तो देखिए राजस्थान में टांगा है, राजस्थान के अति शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में स्थित जो बस्तियां हैं उनमें परंपरागत रूप में एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है। तालाब, झील इत्यादि में जो है वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक खनिज के उत्पादक क्षेत्रों की विवरण दीजिए। तो भारत में अभ्रक के सूचित भंडार झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में जो है मिलते हैं। इसके अलावा देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, भारत के विभिन्न तेल शोधन कारखानों के नाम लिखिए। तो भारत के कार्यरत और निर्माणाधीन तेल शोधनशालाएं जो अक्सर भारत के मानचित्र में भी पूछ ली जाती है। देखिए पानीपत हरियाणा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार, बोंगईगांव गुवाहाटी, नुमालीगढ़ और दुबई आसाम, जामनगर व कोयली गुजरात में है, मुंबई व ठाणे महाराष्ट्र में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम कातीपाका आंध्र प्रदेश, मंगलोर कर्नाटक, चेन्नई व नागापट्टनम तमिलनाडु, कोची केरल, भटिंडा पंजाब, बिहार मध्य प्रदेश, पारादीप उड़ीसा और वाड़ीनाथ गुजरात में है। भारत के मानचित्र में भी कैसे आ सकता है। भारत में प्राकृतिक गैस के ग्रहण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए भारत में प्राकृतिक गैस का जो परिवहन विज्ञान है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से न्यूज पेपर में फुटबॉल में भी आ सकता है। अगला प्रश्न है देखिए, पवन ऊर्जा के लाभ बताने के इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो पवन ऊर्जा यह प्रदूषण ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत और असामयिक ऊर्जा का स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। यह पवन से ऊर्जा निर्मित करना सरल प्रक्रिया है। प्रमुख क्षेत्र है इसके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में ज्वारी और तरंग ऊर्जा, समुद्री ज्वार और तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ज्वारी व तरंग ऊर्जा कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर उठने वाली जो बृहद ज्वारी तरंग है वो ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल दिशा प्रदान करती है। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है इसको भी आप थोड़ा सा तैयार करके जाएं। भारत में भूतापी ऊर्जा के विकास का विवरण लिखिए। तो भारत में भूगर्भ से मैग्मा निष्कासित होते समय अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है और इसे भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी के उच्च भूगर्भी जो ताप से प्राप्त होने वाले ऊर्जा है वो भूतापी ऊर्जा कहलाती है। इसके अलावा गीजर, कूपों से निकलते हुए गर्म पानी से भी तापी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तापी ऊर्जा को आसानी से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए अगला है जैव ऊर्जा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
भारत में जैव ऊर्जा की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो जैविक पदार्थों जैसे कृषि अवशेष हैं, नगर पालिका द्वारा एकत्रित अपशिष्ट है और औद्योगिक में अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। इस जैविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और खाना पकाने वाली गैस के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस ऊर्जा के उत्पादन से एक और अपशिष्ट और प्रकार का कीटाणु निपटान होता है और दूसरी ओर उससे उपयोगी ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग हेतु उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है आज के आंसर रहते हैं। गैर परंपरागत स्रोत असमाप्य होते हैं और परंपरागत जो है समाप्य होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं, सतत पोषणीयता को आधार प्रदान करते हैं और मानवीय वितरणता में सहायक करते हैं। वितरणता को कम खर्चीला। भारत में लोहा गैस के उत्पादन और वितरण को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो लोहा गैस को लोहा गैस संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भारत विश्व में एक संपन्न देश है। हेमेटाइट जैसे तो देखो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, साइडेराइट 4 प्रकार के लोहे होते हैं। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नामक लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों का हमारे देश में प्रमुख रूप से खनन किया जाता है और अयस्कों की संपूर्ण विश्व में पर्याप्त मांग जो है रहती है और संचित भंडार एशिया महाद्वीप के प्रशांत लोहा के संचित भंडार हमारे देश में है और देश के लोहा गैस के कुल संचित भंडारों का 95% भाग जो है उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मिलता है। अब देखिए अगला प्रश्न है मैग्नीज के उपयोग एवं वितरण की व्याख्या कीजिए। तो भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अगर बात आती है तो सबसे बड़ा नाम आता है झारखंड का। कई प्रकार के जो मैग्नीज है वो प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाओं में, बैटरियों, पेंट जो होता है पेंट और बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। उड़ीसा है, इसमें उड़ीसा राज्य में गोमती, केंद्र, सुंदरगढ़, जौनपुर, कोरापुट, कालाहंडी और बेलंगी। कर्नाटक राज्यों में धारवाड़, बेल्लरी, बेलगाम, उत्तरी कर्नाटक, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले में। महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निर्माण, मांडला और झाबुआ जिले में जो मिलता है। तो उड़ीसा में काफी जो है प्रमुखता से ये मिलता है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्रों का विवरण। बॉक्साइट एक अलोह धातु खनिज है। इसका उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड जैसे राज्य में लोहार और डाका जिले के पैडलैंड्स में बॉक्साइट के पर्याप्त जो है निक्षेप मिलते हैं। गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है। भारत में सूखा संभावित क्षेत्रों कौन से हैं? भारत में सूखा संभावित क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, पठार, कर्नाटक, पठार, तमिलनाडु की भूमि और आंतरिक भाग के शुष्क भागों में जो है फैली हुई है। WBC का पूरा नाम है विश्व पर्यावरण विकास आयोग। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्षेत्र बताइए। ये प्रश्न है या इस तरीके से पूछा जाता है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किन किन कार्यों पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है विनियोजन के उपायों का विवरण दीजिए या खंडी नियोजन और प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी जो है आ सकता है। सामान्यतः नियोजन को 2 प्रमुख उपाय होते हैं, खंडी नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। 2017 से संचालित है। खंडी नियोजन के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना व सीमाओं के लिए कार्यक्रम तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करना। और प्रादेशिक नियोजन में भारत के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का समान स्तर देखने को नहीं मिलता है। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं, कुछ क्षेत्र विकास की दृष्टि से अति पिछड़े हुए हैं। आर्थिक विकास का यह असमान जो प्रतिरूप है इस तथ्य पर बल देता है कि आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए जो है स्थानीय दृष्टिकोण को क्रियान्वित करना आवश्यक है। भारत की उपग्रह प्रणाली को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट वर्णन किया जा सकता है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। इनसेट क्या है? इनसेट एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जिसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी
और यह दूरसंचार मौसम विज्ञान संबंधी जो अवलोकन है विभिन्न प्रकार के आंकड़ों कार्यक्रमों के लिए IRS प्रणाली को प्रारंभ हुई 1988 में। रूस के बैंकानूर से IRS बंद प्रक्षेपण के साथ आरंभ हुई। भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग NRSE कहाँ से मुख्य कार्य क्या है, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कानून के अधिग्रहण एवं प्रकरण की सुविधा उपलब्ध कराती है। सीमा सड़क संगठन का तो क्या है, मई 1960 में भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन गठन जो है उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, उनकी सड़कों का निर्माण करने के लिए उद्देश्य से इसको किया गया। ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा सड़क संगठन वाला भी तैयार कर लिया जाए। वायु परिवहन के महत्व की विवेचना करते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखिए। तो वायु परिवहन का जो महत्व है इसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है इनमें देखिए मानचित्र में भी आ सकते हैं। भारतीय मानचित्र में अमृतसर है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और जयपुर, ये जो है पूछा जा सकता है। अगर है कांडला पत्तन कहाँ स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। कांडला पत्तन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, गुजरात में। इसके प्रमुख पत्तों का प्रकार जिसके पश्चिमी विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनका निर्यात करने के लिए बनाया गया। इस पत्तन पर व्यापार के दबाव को कम करने के लिए जो है भारी मात्रा में अपतटीय टर्मिनल का विकास किया गया। एक और प्रश्न है, विभाजन के कारण बड़ी हानि के बावजूद स्वतंत्र प्राप्ति के बाद से भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए विभाजन की प्रक्रिया से भारत के पत्तनों का अलगाववाद हुआ, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए नवीन पत्तन जैसे किए गए, जैसे कराची के अलग होने से पश्चिमी तट पर मुंबई पत्तन में वो अत्यधिक दबाव बढ़ गया, तो उससे कांडला पत्तन का विकास किया गया। कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करने के लिए पारादीप किया गया और सघन जनसंख्या का जो बसाव है, वस्तुओं की मांग है, उन पत्तनों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण निवारण के उपाय क्या है। वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार संबंधी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। तो इनकी नरों के ऊपर धुंध कोहरा छाया जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में कई बार जो है ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया है कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का संयोजन बढ़ने से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से जीवाणु को रोक लगाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, उद्योग में धुएं को शुद्ध के माध्यम से करना और गैर परंपरागत ऊर्जा आधारित वाहनों को चलाना, वाहनों की संख्या पर नियंत्रण करना, कई प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण से आशय है इसकी स्रोत बताइए। देखिए जब एक जो स्पष्ट डेसिबल क्षमता है अगर उससे हम ज़्यादा करते हैं ध्वनि को तो कर्णपटल फटने का डर रहता है और खून भी की समस्या जो हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण से आता है उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहज सीमा से अधिक और असहज हो जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि के स्तर का डेसिबल में नामांकन किया जाता है। तो ये जो है प्रश्न आ सकता है। एक है भूनिर्णीकरण की प्रक्रियाओं के आधार पर भूनिर्णीकरण जो है, देखिए भूनिर्णीकरण की प्रक्रिया के आधार पर कीमतों में रखा गया है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे प्राकृतिक खड्डों भूमि, तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढालवानी भूमि और हिमालयी क्षेत्र। मानवीय प्रक्रियाओं में से जैसे स्थानांतरित कृषि, जलीकरण कृषि है ना, क्षारित और वन क्षारित चारागाह तथा खनन और औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र है। प्राकृतिक और मानव जनित प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, जलाकाम क्षेत्र में जलीय क्षेत्र है, निपुणता वाला है, क्षारीयता वाला क्षेत्र है, उसके प्रभावित भूमियां है, झाड़ियां है या झाड़ियां भूमियां है। तो ये इसमें जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं परम पिता परमेश्वर से मंगल प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, पूरी तैयारी के साथ जाएं, नींद लेकर के जाएं, किसी प्रकार का दिमाग पे स्ट्रेस न रहे, मन को सहज रखें और अपना जो जिस ईश्वर में विश्वास करते हैं आप लोग, परमात्मा में, प्रकृति में विश्वास करते हैं, उनका जो है मन से एक तरीके से मन को शांत रखते हुए लंबी गहरी सांस लेकर के 5 मिनट और ध्यान करें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मेरा चैनल है, इसको अगर आपने
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी आप लोगों से विचार विमर्श होता रहेगा। आप जरूरतमंद विद्यार्थियों को मेरे जो इस प्रकार के प्रश्न हैं बच्चों के लिए उनको दे सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत का विश्व का मानचित्र का जो ज्ञान है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, मैंने पहली क्लास में भी बताया था। और आप सभी एक बार पढ़ें अच्छे से, इन प्रश्नों को अच्छे से करके जाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ के जाएं, छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी पढ़ के जाएं अच्छे से। आप सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।